हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो सीएफ में मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना अब तक हम लोग समझ गए। डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जनरल। अब उसके राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है ना, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स होगा इसको जीरो कर दीजिए। जो इक्वेशन आएगा इसी का सोल्यूशन होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वहां से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, वो मैंने बताया। अब लास्ट वीडियो के कॉन्टिन्यूएशन में अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज पिछली और उसके पिछली वीडियोस आप जरूर देखें, ठीक है। सो अब केस 3 क्या कर रहे थे हम लोग, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका जो रूट्स है ना, वो रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए तो उस केस में क्या होता है सीएफ लिखने का तरीका। तो यहां पे केस 3 मैं लिखता हूं, सो दिस इज केस 3। केस 3, अब केस 3 में यहां पे मैं आता हूं। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हमने मेरे ख्याल से किया था 11th में, याद करिए 11th में। अभी एनसीईआरटी वगैरह का सिलेबस है, मतलब सीबीएसई बोर्ड की बात करें या इवन यूपी बोर्ड या फिर कोई स्टेट बोर्ड, तो वहां पे हमने देखा था कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स की प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे कोई भी इक्वेशन हो, अगर एक रूट जो है ना अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा रूट पेयर में जरूर होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये, अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये होगा। क्यूबिक है तो एक पेयर कम से कम, ये पेयर वाइज जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। और अगला रूट जो है अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मे बी वो रियल हो जाए, ऑब्वियस ही बात है वो रियल ही होगा, ठीक है ना। दो रूट्स कॉम्प्लेक्स, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप निकालते थे, तो जब भी होगा पेयर में आएंगे। अब मान लीजिए एक पेयर ये अल्फा 1 बीटा 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो अल्फा 1 प्लस आई बीटा 1, तो दूसरा अल्फा 1 माइनस आई बीटा 1 हो जाएगा। अब दूसरा अगर रूट कॉम्प्लेक्स आता, मान लीजिए 4th डिग्री की कोई पॉलिनोमियल है या 5th डिग्री की, तो दूसरा अगर अल्फा 2 प्लस आई बीटा 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसी के साथ में ये पेयर गारंटी है कि ये आएगा इसका कॉन्जुगेट। तो मैं क्या अल्टीमेट बोलना चाहता हूं कि जब भी एक रूट कॉम्प्लेक्स आ गया तो उसके साथ दूसरा गारंटी है उसका कॉन्जुगेट पेयर भी, मतलब कॉन्जुगेट जो आता है ना वो भी क्या होगा, उस इक्वेशन का रूट होगा, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं कि जब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, एक अगर कॉम्प्लेक्स हो गया तो पेयर में आते हैं, मतलब दूसरा गारंटी कि उसका कॉन्जुगेट भी उस इक्वेशन का रूट होगा। तो यहां पे मैं लेके चल रहा हूं कि एक पेयर जो है ना वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स रूट है, दैट मीन्स क्या हुआ, पेयर बोल दिया तो दूसरा जो है उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं केस 3 में इफ वन पेयर ऑफ रूट्स, ठीक है ना, आर इमेजिनरी, ठीक है ना, आर इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब मैं सीधे सीधे बोल दूं कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो उसमें पेयर बोल दिया, मतलब एक अगर, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि अगर एक रूट, मान लीजिए पहला रूट अगर अल्फा प्लस आई बीटा है ना, तो दूसरा रूट जो है इसका कॉन्जुगेट होगा, ये मैं बोलना चाहता हूं अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है ना। और बाकी जो रूट्स है ना वो रियल है, मैं जूम करके चल रहा हूं कि बाकी सारे के सारे रूट्स जो है ना वो रियल है। n अगर रूट्स है तो उसमें 2 रूट्स कॉम्प्लेक्स हो गए, बाकी मैं मान के चल रहा हूं कि रियल है, ठीक है ना। तो उस केस में जो CF आता है ये याद करिएगा, ये जो कॉन्जुगेट पेयर्स में आ रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स रूट्स, उसके करस्पॉन्डिंग क्या आता है सोल्यूशन, इसको देखिए सीधे सीधे कैसे लिखते हैं। रियल पार्ट क्या है अल्फा, तो e रेज टू द पावर अल्फा x लिख दीजिएगा। ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये दो रूट्स है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं जितना उस इक्वेशन का ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहां पे दो रूट्स हैं तो इसके करेस्पॉन्डिंग 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होने चाहिए, तो वही मैं लिख रहा हूं C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं ना, इनके करस्पॉन्डिंग इतना पोर्शन आ गया, और मैं बाकी एज्यूम करके चल रहा हूं कि बाकी जो रूट्स हैं M3 M4 सब के सब रियल और डिस्टिंक्ट है। तो C3 e टू द पावर M3x
प्लस इस तरह से सी एन ई टू द पावर एम एन एक्स ना, ई टू द पावर एम एन एक्स, ये हो गया। तो अल्टीमेट आपको याद क्या रखना है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ये जो आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग इस तरीके से सी एफ लिखते हैं। अब मान लीजिए यहीं पे अगर ये कॉम्प्लेक्स हो गए और दो रूट्स जो है ना m3 और m4 जो है वो इक्वल हो जाते हैं, रियल होते लेकिन इक्वल होते, तो उस केस में क्या लिखते, अभी जस्ट आपने लिखा था c3 प्लस c4x, ठीक है ना, और e टू दी पावर मैं मान के चल रहा हूं कि m3 और m4 इक्वल है, तो m4 तक यहां आ गया, बाकी डिस्टिंक्ट है तो ऐसे लिखते। तो ये चीजें ट्रिक्स हैं, आप अपने आप अंडरस्टूड है, आप करते जाएंगे उस तरीके से। मेन मेरा मोटिव था ये बताना। अब आते हैं इसी में केस 4 हो जा रहा है। केस 4 अगर दो पेयर ऑफ रूट सेम हो जाए, सॉरी दो पेयर ऑफ रूट जो है इमेजिनरी हो, मतलब एक अभी जो बता रहा था अल्फा 1 बीटा 1 और दूसरा अल्फा 2 बीटा 2 आए, तो उस केस में क्या होता है, तो उसका भी लिखने का तरीका वही है जैसा हम लोग रियल में लिखते थे। तो चलिए केस 4 में आता हूं। केस 4, इफ टू pairs of roots are imaginary, क्या imaginary, इसका मतलब क्या हुआ ध्यान दीजिएगा। दैट इज, मैं बोलना क्या चाहता हूं कि यहां पे रूट्स डिफरेंट नहीं आ रहे हैं, मैं क्या बोलना चाहता हूं, टू पेयर ऑफ रूट्स आर इमेजिनरी, इसका मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा। अलग अलग आएंगे तो इसी रूल से आप लिख लेंगे। यहां पे क्या है कि जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ये अगर ये आ जाता अल्फा 1 प्लस आई बीटा 1 और अल्फा 1 माइनस आई बीटा 1, और एक जो पेयर आता अल्फा 2 प्लस आई बीटा 2, और दूसरा जो आता इसका कॉन्जुगेट आएगा अल्फा 2 माइनस आई बीटा 2, तो इस पेयर के करस्पॉन्डिंग इस तरीके से आप लिख लेंगे ई के पावर अल्फा 1 एक्स c1 प्लस कॉस बीटा 1 एक्स प्लस c2 साइन बीटा 1 एक्स, और इस पेयर के करस्पॉन्डिंग क्या लिखते ई के पावर अल्फा 2 एक्स ब्रैकेट में c3 कॉस बीटा 2 एक्स प्लस c4 साइन बीटा 2 एक्स। ये होता इस तरीके से इस पेयर के साथ ऐसे, मतलब अगर एक कॉन्जुगेट पेयर है ऐसा तो उसके साथ ये लिखेंगे, दूसरा अगर आएगा उसके साथ ये। मैं इंटरेस्टेड क्या हूं ना कि एक ही रूट जो है दो दो बार रिपीट करे, यहां पे जो लिखने का सेंस है मेरा वो ये है, तो वही मैं लिखा हूं इफ टू पेयर ऑफ रूट्स आर इमेजिनरी। इसका मतलब क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहां पे m1 जो है दैट इज m1 अगर मेरा अल्फा प्लस आई बीटा है, ठीक है ना, यहां पे समझ आ रहा है। m2 जो है मान लीजिए इसका कॉन्जुगेट है दिस, और m3 भी जो है ना सेम ये वाला आ जाए अल्फा प्लस आई बीटा, और m4 जो है वो आ जाता है अल्फा माइनस आई बीटा। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ये एक पेयर दो बार रिपीट कर जाए, मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। सो देन उस केस में जो मेरा CF होगा वो CF क्या होगा ध्यान दीजिएगा, e टू द पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में, यहां पे केवल C1 था ना, लेकिन अब क्या लिखेंगे C1 प्लस C2x, ठीक है, कॉस बीटा x ये हो जाएगा, प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा x, ये चीज आपको याद रखना है दिस। और बाकी रूट्स मेरे क्या हैं, मैं मान के चल रहा हूं डिस्टिंक्ट है, तो C5 e के पावर m5x और प्लस डॉट डॉट Cn e के पावर mnx। मैं समझा पाया कि नहीं। तो ये था आपका CF निकालने के जितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं उस पे मैंने आपको बताया। एक एक चीज को बस केयरफुली आप एक बार अगर देखे होंगे, सॉल्व एग्जांपल हमने कर दिया, आगे भी एग्जांपल्स करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। हाँ, इन दोनों केसेस पे मैं इस केस थर्ड पे एक क्वेश्चन कर देता हूं ताकि आपका ये न रहे कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आसान सा एग्जाम्पल जहां से आप चीजों को कर पाए। मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेता हूं। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं, फाइंड CF ऑफ, ये मैंने ले लिया, ये जैसे d3y बाई dx क्यूब प्लस
d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4dy बाई डी एक्स प्लस 4y। चेक करिएगा, दिस इज इक्वल टू, अगेन मान लीजिए मैं कुछ भी यहां लिख दूं, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल में इसका यूज होता है। CF हमको निकालना है तो इसका कोई यूज नहीं, इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मुझे इसका CF निकालना है तो अच्छा एक मिनट, ये मैंने क्या लिख दिया, D2 ना, D2 सही है, अब बाकी चीजें सही है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो सिंबॉलिक फॉर्म में आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, आप ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी क्यूब, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, प्रैक्टिस हो गया होगा, प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 और यहाँ पे y, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये हो गया। अब सीधे सीधे यहां से क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, इतने पोर्शन को आप 0 कर देते हैं। तो डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस d, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता है, ये d में एक क्यूबिक पोलिनोमियल, अच्छा d, एक मिनट, ये d कहां से लिख दिया, 4 है ना, बिल्कुल सही 4। क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए d इक्वल टू -1 इसका रूट है, रख के देखिए, -1 प्लस 1 -4 प्लस 4, 0 आ गया। मतलब d इक्वल टू -1 इसका रूट हो गया, इस इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉलिनोमियल है, इसका मतलब d प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा। अब चलिए, अगर d प्लस 1 एक फैक्टर है तो मैं d स्क्वायर से स्टार्ट करूंगा, डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर आ गया और यहाँ पे मैंने कर दिया d प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए ये आ गया। यही तो तरीका था ना, यहाँ से d प्लस 1 कॉमन लीजिए और यहाँ से d प्लस 4 लीजिए, डी स्क्वायर प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से रूट्स जो आएंगे, d की जो वैल्यू आएगी, d की वैल्यू एक तो -1 और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 2i। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान दीजिएगा, जो हम लिख रहे थे ना m इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, जब ऐसा आए इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, तो यहाँ पे अल्फा मेरा 0 है, ध्यान दीजिएगा, और ये 4i है, 2i है, प्लीज चेक करिएगा, है ना। तो बस मैं d इक्वल टू मेरा क्या क्या आया, एक बार आया -1, एक बार आया 2i और एक बार आया आपका -2i। इसको मैं लिख रहा हूं m1, रूट में जो मैं आपको थ्योरी जनरल बता रहा था, ये हो गया मेरा m2 और ये हो गया मेरा m3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अल्फा 0 है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं जस्ट बोल रहा हूं कि 0 प्लस और इसको 0 माइनस कर दीजिए, ताकि आपको इससे लिंक कर पाए जो थ्योरी में हमने आपको बताया था, ये वाला अल्फा प्लस आई बीटा। तो यहाँ पे अल्टीमेट अल्फा 0 है ना फ्रेंड्स, अल्फा मेरा 0 है, यही तो अल्फा की जगह आता है, तो अल्फा मेरा 0 है, बीटा मेरा 2 है। अब चलिए CF मेरा क्या हो जाएगा, अब यहां से मैं लिखने की कोशिश करता हूं। m1 मेरा रियल रूट है, तो ये तो आपको पता है C1 e के पावर -x, ये होगा m1x, तो m1 की वैल्यू -1। लेकिन अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, ये रूट्स होते अभी जस्ट ऊपर लिखा पेयर वाइज लीनियर है, कंजुगेट है, तो e टू द पावर अल्फा x ब्रैकेट में दिस, सॉरी इसके ऊपर वाला ये केस है। ये देखिए सारी वैल्यूज रखिए, अल्फा मेरा 0 है तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। मैं पूरा लिख रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो e टू द पावर अल्फा तो मेरा 0 है, अल्फा x पूरा प्रॉपर लिखता हूं, C1 cos बीटा x, बीटा मेरा क्या है देखिए ये 2 है, तो 2x प्लस C2 sin 2x, यहाँ पे बीटा मेरा क्या है 2 है। मैं समझा पाया। तो अब फाइनल जो लिखेंगे तो C1 e रेज टू द पावर -x प्लस ये तो मेरी 1 हो जाएगा, तो आप सीधे लिखेंगे, एक मिनट, C1 कांस्टेंट लिख दिया है फ्रेंड्स, तो यहाँ से C2 से स्टार्ट करेंगे ना, C1 पहले लिख दिया तो C2 cos बीटा x प्लस C3 sin बीटा x, तो यहाँ पे आ जाएगा C2 cos 2x
प्लस C3 साइन 2x। इसका CF ये आया फ्रेंड्स। मैं एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, चलिए अब लगे हाथ इस वाले केस पे भी कर देता हूं, ताकि जो भी आपका डाउट हो ना, थोड़ा बहुत अगर डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो अगला एक और एग्जांपल केस 4 पे भी मैं यहीं पे कर देता हूं। जैसे आपको आ जाए सिंपली, अगर आपको लिख के आ जाता है कि सॉल्व d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y के पावर क्यूब, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, जैसे ये आपको दे दिया। ठीक है, या मैं थोड़ा सा और अच्छा आसान, थोड़ा सा आसान कर देता हूं ना, थोड़ा सा आसान कर दिया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा आसान एग्जांपल ले लेता हूं। आपको ये आ गया d2 बाई dx स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 1 इसका होल क्यूब y दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मान लीजिए दे दिया। तो इस तरह का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, थोड़ा सा और इसको सिंबल फॉर्म में लिख दूं तो और कॉम्प्लिकेशंस आपके कम हो जाएंगे। तो मैंने ऐसे कर दिया, या मैं 1 मिनट, मैं जो बनाना चाहता हूं ना एक आसान एग्जांपल, तो वो एक्चुअली एट रैंडम बनाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैं सीधे सीधे लिखता हूं, फाइंड CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ, मैं डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, डी स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब वाई दिस इज इक्वल टू साइन एक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया आपको, जहां पे ऑब्वियस ही बात है ये जो डी ले रहा है वो डी बाई डी एक्स है। चलिए अब आसान सिंपल सा जो मैं बनाना चाहता था वो बन गया। तो CF के लिए क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में ऑलरेडी दे दिया है, टेंशन नहीं लेना है। आपको सीधे क्या करना होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से देखिए ये 3 बार ये फैक्टर रिपीट हो रहा है, मतलब डी स्क्वायर प्लस 1 0, डी स्क्वायर प्लस 1 0, डी स्क्वायर प्लस 1 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर इजकल टू -1, सेम यहां से डी स्क्वायर इजकल टू -1, डी स्क्वायर इजकल टू -1। समझ में आया? तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस आई, यहां से डी की वैल्यू प्लस माइनस आई, और यहां से डी की वैल्यू प्लस माइनस आई। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो मेरे इसके 6 रूट आएंगे ना, ये देखिए 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है, जो 6 रूट आएंगे ना वो बार बार एक ही रूट जो है ना, मतलब पेयर वाइज वो बार बार रिपीट कर रहे हैं फ्रेंड्स। प्लीज चेक करिएगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं ना। तो डी बराबर यही आ रहा है, प्लस माइनस आई, फिर जो है प्लस माइनस आई, फिर जो है प्लस माइनस आई, एक ही रूट। अब ध्यान दीजिए अल्फा की जगह यहाँ पे मेरा 0 है ना, तो मैं 0 जानबूझ के लिख देता हूं ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। तो ये मेरा अल्फा हो गया, ठीक, और बीटा मेरा 1 है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये अल्फा की जगह काम करेगा। ठीक है, अब मैं इस केस पे जानबूझ के आया, मैं ये देखिए पेयर में देखिए, ठीक है ना, सेम रूट जो है ना पेयर वाइज 2 बार रिपीट किया था ना, देखिए ये यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट किया, तो 2 बार रिपीट किया तो C1 प्लस C2x था, 3 टाइम्स रिपीट करेगा तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा C3x स्क्वायर। तो सीधे सीधे इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरा CF क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का, सो दैट विल बी, सो हेंस CF इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर पहले तो लिखेंगे अल्फा ना, और अल्फा मेरा ध्यान दीजिएगा 0 है ये। अब मैं आता हूं ब्रैकेट में, 3 पेयर्स है ना, 2 में क्या था C1 प्लस C2x, 3 में क्या होगा, यहां पे एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, 4 होता तो एक एक्स्ट्रा क्यूब कर देते ना। तो चलिए, तो यहां पे आएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा दिस कॉस बीटा x, बीटा की वैल्यू मेरी 1 है, ये आ गया, प्लस C4 प्लस C5x प्लस C6x स्क्वायर, ठीक है ना, साइन एक्स। ओके, तो ये मेरा सोल्यूशन हुआ। तो CF अल्टीमेट मेरा क्या हो जाएगा, ये 1 होता है तो आपका आएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, दिस
cos x प्लस C4 प्लस C5x प्लस C6x स्क्वायर, ठीक है ना, साइन x। तो मैंने एक लेवल और आगे बढ़ा दिया, जो मैंने थ्योरी बताया था, यहाँ पे 2 ही पेयर्स थे, यहाँ पे 3 पेयर सेम है ना, कॉन्जुगेट रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो अब मेरे ख्याल से CF में कहीं से कोई इशू नहीं होनी चाहिए, अब आप कर ले जाएंगे। अब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एकदम एक्चुअल, जो मैंने आपको थ्योरी पोर्शन बताया था यहां पे, ठीक। ये मेरा जनरल इक्वेशन था, मतलब स्टार जो ऊपर मैंने लिखा था, स्टार कहां लिखा था, देखिए स्टार मेरा ये था, ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्चुअल। तो इसका सोल्यूशन 2 पार्ट में होता है। एक बार x को 0 कर देंगे तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है, जो कि मैंने यहां पे लिखा है, वो निकालना सीख लिया हमने। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा कि जो एक्चुअल इक्वेशन है ना, उसमें ये x को भी इंक्लूड करेंगे। और याद रखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है, मतलब वो भी एक पार्ट है सॉल्यूशन का, जिसमें कि कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता। ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे सब यहां पे आते हैं, और कितने होते हैं, जो ऑर्डर होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। पर्टिकुलर इंटीग्रल में कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा। ये जो सॉल्यूशन आता है, इसमें केवल और केवल फंक्शन ऑफ x आएगा, ठीक है ना। तो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, यही मेन पार्ट है। देखिए, मैंने अलग अलग आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, लेकिन एग्जाम में आपको सीधे आएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, वहां पे हम सीखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। CF कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास पहुंच पाया होगा मेरा एफर्ट, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिएगा। मेरे वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और मेरा जो मोटिव है, मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना थ्रू आउट। एक्चुअली मेरा जो 2 चैनल्स हैं, ठीक है ना, एक है रिव्या क्लासेस जो कि अप टू JEE लेवल, और ये जो मेरा रिव्या क्लासेस हायर मैथ्स, इस चैनल के थ्रू मैं आपका अप टू नेट लेवल पे जाऊंगा। बट अभी फिलहाल ये रिव्या क्लास हायर मैथ्स जो है, इसमें हम BSc MSc के जो भी होम एग्जाम्स के जो सिलेबस है, फिलहाल अभी BSc कर रहे हैं, BA BSc उसको करेंगे NEP के अकॉर्डिंगली। और उसके बाद फिर जो है मैं कोशिश करूंगा कि मैं अलग से एक चैनल बनाऊं, जो कि जहां पे केवल और केवल हम जैम और नेट के लिए, ठीक है ना, तो वो रिव्या जैम या नेट ऐसे करके वो चैनल का नाम बाद में बनाऊंगा। फिलहाल अभी होम एग्जाम क्लियर पहले कवर कर लूं। और तो फिलहाल जो है मेरा जो मोटिव है, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने, मेरा सहयोग करें, इस एक्सपेक्टेशन के साथ ये वीडियो फिनिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।